नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। आज तारीख है 11 जून 2025 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो होगा। वीडियो में कई सारे टॉपिक आज हम लोग पढ़ेंगे। मेघालय के बारे में भी समझेंगे। भारत की जनसंख्या 146 करोड़ तक पहुंच जाएगी, यूएन का जो रिपोर्ट है उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। उसके साथ साथ दिल्ली में ई वेस्ट पार्क बनाया जाएगा, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। बहुत सारे ऐसे टॉपिक होंगे जो आपके पीटी और मेंस दोनों एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, जैसे यूरोपियन यूनियन, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। ईयू को पढ़ेंगे क्योंकि ईयू के साथ भारत का ट्रेड डील साइन होने वाला है कुछ दिनों में। भारत सरकार ने बोला है कि बहुत सारे मुद्दों पर हमारे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हमारे व्यापारिक संबंध तो स्थापित हो ही सकते हैं। इसी प्रकार का बयान आया डॉक्टर एस जयशंकर का, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। 15 जून से प्रीलिम टेस्ट सीरीज शुरू हो रहा है। अगर आपको जुड़ना हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक रहता है, आप ज़रूर ही जुड़िएगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से टेस्ट तैयार किया गया है। रिवीजन आपका 100% कंप्लीट हो जाएगा, वीडियो के माध्यम से भी और पीडीएफ के माध्यम से भी। ओके, सबसे पहला टॉपिक आज का क्या है? सबसे पहला टॉपिक आज हम लोग मेघालय के बारे में डिटेल में समझेंगे। उसके ज्योग्राफी, कल्चर, आर्ट, जीआई टैग, उसके बाद से ट्राइब्स, इन सभी के बारे में हम लोग देखेंगे। फिजिकल मैप और उसका जो पॉलिटिकल मैप है उसका भी अध्ययन करेंगे हम लोग। आज मैंने यूट्यूब कम्युनिटी पर एक सवाल भी पोस्ट किया था जिसमें 90% बच्चों ने गलत जवाब दिए हैं। लगभग में 90% बच्चों ने गलत जवाब दिए। बहुत ही साधारण सा सवाल मैंने पूछा था कि ये बताइए मेघालय की सीमा किन राज्यों से लगती है, किन राज्य या राज्यों से लगती है। 90% बच्चों ने गलत जवाब दिया है। उसको भी हम लोग देख लेंगे कि मेघालय की सीमा आखिरकार किन किन से लगती है। वीडियो को अंत तक देखने की प्रैक्टिस कीजिए हमेशा ही, क्योंकि अगर आप आधा अधूरा देखते हैं तो आपका करंट अफेयर अधूरा छूट जाता है। देखिए क्या है आज का पहला टॉपिक। उससे पहले एक छोटा सा और पीटी फैक्ट है, जैसे क्या नाम है इनका नाम है लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंकी नाम है। ये फर्स्ट वुमेन एडीसी हैं प्रेसिडेंट के। एडीसी का तात्पर्य क्या होता है? तो एड डी कैंप इस शब्द को कहा जाता है। ये ब्रिटिश शासनकाल से ही ये शब्द चला रहा है। एडीसी का काम क्या होता है मुख्य रूप से? तो राष्ट्रपति जी की सहायता करना, उनके काम में, उनके कार्यक्रमों में, उनके सैन्य से जुड़े कार्यक्रम में उनको सहायता करना, ये मुख्य रूप से काम होता है। राष्ट्रपति जी के कई सारे एडीसी होते हैं, जिसमें से तीनों सेनाओं के भी एडीसी शामिल होते हैं। तो ये पहली महिला एडीसी बनी है, लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंकी नाम है इनका नाम विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि महिला राष्ट्रपति हैं और महिला एडीसी नियुक्त किया गया है। एडीसी का पद बहुत ही सम्मानजनक माना जाता है, क्योंकि देश के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे राष्ट्र के अध्यक्ष कौन है? तो प्रेसिडेंट होते हैं। संवैधानिक प्रमुख कौन होते हैं? तो प्रेसिडेंट होते हैं। वास्तविक प्रमुख कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री जी होते हैं। तो जो संवैधानिक प्रमुख हैं उनके एडीसी के रूप में लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंकी को नियुक्त किया गया है। इनका नाम जरूर ही ध्यान रखिएगा। देखिए आज का पहला टॉपिक कौन सा है? आज का पहला टॉपिक मेघालय के बारे में है, जिसको हम लोग डिटेल में समझेंगे। क्यों समझेंगे आपको पता ही होगा, चर्चा का विषय बना हुआ है। एक पुरुष हैं जिनकी जो हनीमून पर गए थे, उनकी हत्या कर दी गई, जिस हत्या में उनके पत्नी का ही नाम आया है। हत्या दरअसल में उनका नहीं हुआ, हत्या दरअसल में ट्रस्ट का हुआ है। लेकिन पिछले 10 वर्षों में भारत में 75,000 महिलाओं को दहेज के कारण से मारा गया है। 75,000 महिलाओं को दहेज के कारण से मारा गया है। एक पुरुष जब मरा है, क्योंकि ये पुरुषों का क्षेत्र था, महिलाओं को मारना, जलाना, काटना। कल ही बेंगलोर में एक पुरुष को शक हुआ अपनी पत्नी पर, तो उसका गर्दन काट के पुलिस थाने पहुंच गया। तो ये सब पुरुषों का काम था, महिलाओं को मारना, काटना, जला देना दहेजों के लिए, बालकनी से उठा करके फेंक देना, गाड़ी से कुचल देना। तो ये सब पुरुषों का काम था। इससे महिलाएं प्रवेश कर रही हैं, यहाँ भी समानता स्थापित हो रही है, इसलिए समाज में इतनी चीख पुकार मची हुई है, तरह तरह के मीम बनाए जाते हैं। और पुरुष समाज जो है वो सो कॉल्ड डरने का एक्टिंग भी कर रहा है। डरने की एक्टिंग इतनी ज़्यादा कर रहा है कि जैसे पता नहीं क्या हो गया हो। 10 वर्षों में 75,000 महिलाओं को मारा गया है दहेज के कारण से। 75,000 10 वर्षों में, ऑन एन एवरेज पर ईयर 7,000 महिलाओं को मारा गया है दहेज के नाम पर। ओनली दहेज मैंने बताया है, इसमें रेप जैसे जघन्य अपराधों को शामिल नहीं किया गया है। तो ये भी एक आंकड़ा है जो आपको समझना पड़ेगा। हालांकि दूसरा जिनके साथ ये हुआ है मेघालय में, सोचिए कितना बड़ा विश्वासघात है। ट्रस्ट की हत्या हुई है दरअसल में।
तो ट्रस्ट तो यहाँ पर भी है, दहेज के लिए अपने ही लोग मारते हैं। रेप केसेज में 85% जो होते हैं वो रिश्तेदार ही शामिल होते हैं। महिलाओं के साथ जो भी रेप केसेज होते हैं उसमें 85% अपने रिश्तेदार शामिल होते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, कोई न्यूज़पेपर नहीं कह रहा है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा है। आप छोटा सा एक उंगली उठाइए और सर्च कीजिए जरा उस पर, और एआई पर में लिख दीजिए कि 10 वर्षों में कितनी महिलाओं का दहेज के लिए हत्या किया गया, आपके सामने आंकड़ा आ जाएगा। मात्र 75,000 हैं, ओनली 75 के हैं। इतनी तो बीमारियां सभी नहीं मरी होंगी। उसके पश्चात से चर्चा में चला आ रहा है, पुरुष समाज डरने की भी एक्टिंग कर रहा है। अभी कोई कमेंट में महिला आ जाए और बोल दे थैंक यू सो मच, है ना, उसके नीचे किसी न किसी हमारे पुरुष समाज के व्यक्ति का कमेंट आ जाता है, ए जी तैयारी करती हो का। तो इस प्रकार की चीज़ें तो आपको देखने को मिलता ही होगा। खैर देखिए यहाँ पर दरअसल में चीज़ क्या है, तो एक ये चीज़ ज़रूर निकल के आ रहा है इससे क्रक्स, चूँकि आप भी एडल्ट हैं और उम्र भी वैसी ही होती है जिसमें सभी की शादी विवाह इन सब चीज़ों की बातचीत होती है। तो ये चीज़ ज़रूरी होता है कि आप इसको गहराई से समझें कि पहले जैसा सिस्टम अब नहीं चल सकता है। बिना जांचे परखे, बिना मिले जुले, बिना व्यक्ति को जाने पहचाने, खूब डिटेल में जाने पहचाने कभी भी विवाह जैसी चीज़ों की तरफ में नहीं बढ़ना चाहिए। समाज पिछले 10 वर्षों में बहुत ज़्यादा बदल गया है, इतना बदल गया है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। क्या गांव क्या शहर, सभी जगहों की यही बातचीत है। ठीक है, तो थोड़ा सा कटाक्ष भी कर दिया है। देखिए जरा मेघालय का मैप देख लेते हैं। ये असम राज्य है। असम ने मेघालय को 3 तरफों से घिरा हुआ है। बाकी उसके नीचे केवल और केवल बांग्लादेश है। यानी कि असम के मेघालय की सीमा किस भारतीय राज्य या राज्यों के साथ लगती है? एक ही राज्य के साथ में लगती है जिसका नाम है असम। असम के अलावा किसी भी राज्य से मेघालय की सीमा नहीं लगती है, ये कृपया करके ध्यान में रखें। इंटरनेशनल बाउंड्री है बांग्लादेश के साथ में, इंटरनेशनल बाउंड्री। पहला फैक्ट तो आपको मैंने बता दिया है। इस छोटे से सवाल में यकीन मानिए जब मैंने पोस्ट किया था तो उस समय तक, जब मैंने लास्ट टाइम देखा है, 89% बच्चों ने गलत जवाब दिया था। मैंने ये पूछा हुआ था मेघालय की सीमा किन राज्यों से लगती है, 89% बच्चों ने गलत जवाब दिया था। क्योंकि कन्फ्यूजन हो सकता है, नॉर्थ ईस्ट को वैसे भी हम कहाँ डिटेल में समझते हैं। बहुत सारे बच्चों को तो मेघालय के कैपिटल भी नहीं पता होंगे, क्योंकि हमें तो लगता है बिहार यूपी ही पूरा देश है। देखिए आगे क्या है यहाँ पर, ये आपको मेघालय का फिजिकल मैप दिया हुआ है। फिजिकल मैप वो होता है जो ईश्वर ने हमें बना करके दिया है। पॉलिटिकल मैप वो होता है जो हमने बना लिया है, उसमें हमने बांट दिया है। अरुणाचल बना लिया, मेघालय बना लिया, इंडिया बना लिया, चीन बना लिया, पाकिस्तान बना लिया। फिजिकल मैप यानी कि पेड़ पौधे, पहाड़, नदियाँ, इनके बारे में बताया गया होता है। तो दरअसल में यहाँ पर फिजिकल मैप जो है इसमें आपको दिखेगा गारो हिल्स, खासी हिल्स और इसको जयंतिया हिल्स कहा जाता है। ये 3 ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट हिल हैं। ऑटोनोमस का मतलब क्या होता है? स्वायत्त जिला हिल्स हैं ये। इनमें कोई भी कानून संसद अगर पारित करती है तो डायरेक्टली लागू नहीं होता है। ये स्वायत्त डिस्ट्रिक्ट हैं। ये 3 अलग अलग जनजातियां भी मुख्य रूप से यहाँ पर निवास करती हैं। उन्हीं का स्वायत्त जिले होते हैं। यहाँ पर वही कानून लागू होते हैं जो इनके जिला में छोटा सा एक परिषद टाइप का होता है जो शासन व्यवस्था करता है राज्यपाल की मदद से। अगर वो कोई भी कानून की इजाज़त देता है तो वहाँ पर लागू किए जाते हैं। गारो, खासी, जयंतिया। आपसे सवाल पूछेगा कि इनको ईस्ट से वेस्ट में लगाइए, तो आप लगा सकते हैं कि सबसे ईस्ट में जयंतिया है, उसके बाद से बीच में खासी है, फिर इधर से गारो आता है। GKJ इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं, गारो, खासी, जयंतिया। अगर वेस्ट से ईस्ट में जाएंगे तो सबसे पहले गारो होगा, फिर खासी, फिर जयंतिया होगा। इसको जरूर ही ध्यान में रखें, इसको जरूर ध्यान रखें, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेघालय, मेघालय का मतलब क्या होता है? देवालय, जहाँ पर देवता रहते हैं। मेघालय, जहाँ पर मेघ रहते हैं। मेघालय की भौगोलिक स्थिति क्या है? मेघालय भारत के उत्तर पूर्वी हिस्से में स्थित है। यह 7 बहन 7 सिस्टर्स में से एक है। इसकी सीमाएं उत्तर और पूर्व में असम में और दक्षिण में केवल और केवल बांग्लादेश से लगती है। यानी कि एक इंटरनेशनल बॉर्डर है पूरा साउथ की तरफ से, और उत्तर, पूरब, पश्चिम, इन तीनों तरफ से असम राज्य से इसकी सीमा लगती है। क्षेत्रफल लगभग में 22,429 वर्ग किलोमीटर है। इसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:1 है, 3:1 है, आपको दिख सकता है। मेघालय पहाड़ी राज्य है जो दक्कन पठार के अलग हिस्से से बनता है। जैसे मैप में अब देखते हैं, मैप में देखते हैं जो भारत आपको दिखता है, भारत आपको जो दिखता है इस प्रकार से दिखता होगा। ये जो यहाँ पर प्रायद्वीपीय पठार है, इसी का विस्तार है गारो, खासी और जयंतिया हिल्स। गारो, खासी, जयंतिया हिल्स हिमालय से संबंधित नहीं है। ये प्रायद्वीपीय जो पठारी भाग है वही पठार अंदर ही अंदर वहाँ तक पहुँचा हुआ है। अगर भारत में आप मालदा गैप का नाम सुना होगा, मालदा बंगाल में रीजन है, मालदा गैप। यहाँ पर क्या है?
तो जो हिमालय से बहती हुई नदियाँ आई हैं जैसे गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियाँ, इन्होंने मिलकर यहाँ पर इतने सारे गाद जमा कर दिए हैं कि यहाँ से पठारी भाग कट कर हट गया है। नहीं तो यहाँ भी कभी रहा होगा। यहाँ अगर ज़मीन के नीचे हम लोग खोद करके जाएंगे तो हमें पठारी प्रदेश मिल सकता है। मालदा गैप इसको कहा जाता है। यानी कि प्रायद्वीपीय भारत अंदर ही अंदर मेघालय के जो पहाड़ी एरिया हैं, पठारी प्रदेश हैं, उनसे जुड़ा हुआ है, जिसको गारो, खासी और जयंतिया नाम दिया जाता है। गारो, खासी और जयंतिया नाम दिया जाता है। कृपया करके ध्यान रखें, मालदा गैप को भी ध्यान में रखें जो मैंने आपको समझाया है, और ये भी ध्यान रखें कि प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा है गारो, खासी और जयंतिया हिल्स। इसकी ऊंचाई 4000-6000 फीट है। राज्य में घाटियां, पठार, पहाड़ियां, प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर राज्य है। कल्चरल दृष्टिकोण से भी भरपूर है ये। मेघालय की जलवायु समशीतोष्ण है। गर्मियों में तापमान 21 से 23 डिग्री सी के बीच में और सर्दियों में 8 से 10 के बीच में रहता है। यहाँ भारी वर्षा होती है, खासकर मई से सितंबर के बीच में भारी वर्षा होती है। एक समय चेरापूंजी, जिसको विश्व का सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान माना जाता था, वर्तमान में हम लोग महाबलेश्वर को भी कह देते हैं, या परिवर्तित भी हो जाता है कई बार ये, तो वो यहीं पर विद्यमान है, वो यहीं पर है। टीपाकार पर्वत है। एक टीप का आकार, टीप तो जानते होंगे आप लोग, टीप घर में भी इस्तेमाल होता होगा, तो टीप के आकार का है। इस टीप में आकर के सारे मेघ फंस जाते हैं और ये खूब वर्षा करवाते हैं, खूब वर्षा करवाते हैं। 11,430 मिलीमीटर तक की वर्षा होती है। ज़रा इमेजिन कीजिए चेरापूंजी में कितनी ज़्यादा वर्षा होती है, जो विश्व के सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र में से एक बनाता है इसको। 450 इंच लगभग में वार्षिक तौर पर वर्षा होती है यहाँ पर। ज़रा इमेजिन कीजिए कितनी वर्षा होती होगी। नदियाँ, मेघालय में कई नदियाँ बहती हैं, जैसे गनोल, डारिंग, सांडा, खरी, मापवा और भी बहुत सारी नदियाँ बहती हैं। लिविंग रूट ब्रिज होता क्या है, दरअसल में रबर का पेड़ होता है। ये बीच से नदी बह रही है, रबर का पेड़ इस तरफ है, इस तरफ है। रबर के एक तना को धीरे धीरे करके लोग खींच खींच के दूसरे तरफ तक ले जाते हैं और ये एक लिविंग रूट बन जाता है, ब्रिज बन जाता है, ब्रिज बन जाता है। पेड़ है जो जिंदा पेड़ है, इस पर से लोग इधर से उधर जाते हैं। चूंकि वर्षा वाला क्षेत्र है तो जगह जगह जल राशियाँ इकट्ठी होती होंगी, नदियाँ होंगे, नाले होंगे बड़े बड़े, जिसको पार करना आसान नहीं होगा। इसलिए वहाँ के लोगों ने इस प्रकार के इनोवेशन से प्रकृति में ही समाधान ढूंढने का प्रयास किया है। मेघालय में पहाड़ियाँ कौन कौन सी हैं, तो खासी, गारो और जयंतिया, इनके बारे में बता चुका हूँ। शिलोंग पीक जिसको कहा जाता है, यह खासी हिल्स में सबसे ऊंची चोटी माना जाता है इसको, जिसकी ऊंचाई 1961 मीटर है मात्र। यह एक प्रमुख पर्यटक स्थल भी है। नोकरेक नेशनल पार्क गारो हिल्स में ही स्थित है और यह पार्क जैव विविधता समृद्ध है। यहाँ की पहाड़ियाँ ट्रैकिंग के लिए लोकप्रिय है और जो अभी कपल गए थे जिनकी हत्या भी हुई है, वो भी ट्रैकिंग पर ही गए थे, वहीं पर उनकी हत्या हुई थी। जरा सोचिए, जब पहली बार उनके ऊपर वार किया गया होगा तो उन्होंने क्या देखा होगा दृश्य, कि कौन लोग मार रहे हैं मुझे, है ना। तो ट्रस्ट की हत्या होती है जब भी इस तरह की चीज़ें होती है। तो जब किसी को घर में दहेज के लिए जला दिया जाता है तो किस चीज़ की हत्या होती है, महिला की क्या, पूरे समाज की हत्या हो जाती है। अभी जिनकी हत्या हुई तो पूरे समाज की हत्या हो जाती है। समाज में ट्रस्ट कम हो जाता है, विश्वास कम हो जाता है। मेघालय के त्योहारों के बारे में जरा जानेंगे हम लोग। वांगला उत्सव गारो जनजातियों के द्वारा मनाया जाता है। थोड़ा डिटेल में इसलिए पढ़ा रहा हूँ, क्या पता कोई भी सवाल कल्चर से या फिर ज्योग्राफी से आपसे पूछ लेगा, ठीक है। जैसे गारो लोग मनाते हैं वांगला उत्सव। कब मनाते हैं ये, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। यह सूर्य देवता मिसी साल जोंग को धन्यवाद देने का उत्सव है। इसे 100 ड्रम फेस्टिवल भी कहा जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि 100 ड्रम फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है, तो मेघालय राज्य में नवंबर में फसल कटाई के बाद मनाया जाता है इसको। साद सूक मिनिम्स कहा जाता है, कौन मनाता है, खासी जनजातियाँ मनाती है। डांस ऑफ जॉय कहा जाता है, मतलब उत्साह का नृत्य कहा जाता है, जिसमें शांति और समृद्धि के लिए प्रार्थना की जाती हैं। अविवाहित लड़कियां पारंपरिक पोशाकों में नृत्य करती हैं ये, ठीक है। और अगला है नोग क्रेम डांस फेस्टिवल। खासी जनजातियां मनाती हैं अक्टूबर-नवंबर 5 दिनों के लिए। देवी का ब्लेस सेंसर को प्रसन्न करना और अच्छी फसल के लिए आयोजित किए जाते हैं। मैक्सिमम फेस्टिवल जो होते हैं भारत में, वो आपके भारत की मैं बात कर रहा हूँ, जो इंडिया में ओरिजिन धर्म संप्रदाय या फिर जो जनजातियाँ हैं या कम्युनिटी है, उन सभी के जो उत्सव होते हैं मैक्सिमम वो ज्योग्राफी और फसल से ही संबंधित होते हैं, फसलों से ही संबंधित होता है। मैक्सिमम फेस्टिवल आपको दिखेगा कि कोई न कोई फसल है जो उसके इर्द गिर्द कट रहा है या रोपा जा रहा है, लगाया जा रहा है, उसी के दौरान मनाया जाता है। आप देखेंगे तो आपको सारा कुछ दिख जाएगा। बेहदी नखलाम उत्सव, जयंतिया प्लार जनजाति होती है, जुलाई में बुआई के बाद मनाया जाता है। यह हैजा और बुरी आत्माओं को भगाने के लिए मनाया जाता है। ये यूपीएससी प्रीलिम एग्जाम में इसके बारे में पूछा गया था।
चाड सूकरा, ये जयंतिया प्लारलो जनजाति है वो मनाते हैं। ये बुआई के मौसम में मनाया जाता है। उमसान नोंगखराई ये उत्सव का नाम है। क्या इतने सारे याद करने हैं? प्रमुख जो हैं 2-3 भी अगर आप याद कर लेंगे या 2 बार पढ़ लेंगे तो हो सकता है कि आप क्या करें, एलिमिनेट कर लें ऑप्शंस को वहाँ पर। कौन मनाते हैं? तो खासी जनजाति के लोग मनाते हैं, खासी जनजाति। और क्रिसमस तो पता ही है आपको, चूँकि नॉर्थ ईस्ट में मैक्सिमम राज्य जो हैं वो ईसाई बहुल राज्य हैं। ईसाई वहाँ पर धर्म परिवर्तन के पश्चात से बहुत सारी जनजातियों ने ईसाई धर्म को अपनाया, इसलिए वहाँ पर ईसाई उत्सव भी सारे बहुत ही बड़े स्तर पर मनाए जाते हैं। मेघालय को जीआई टैग भी मिला है कुछ, जैसे पहला है लकरन टर्मरिक है, हल्दी होता है एक प्रकार का। जयंतिया हिल्स में मिलते हैं, औषधीय गुण से भरपूर होते हैं, त्वचा और स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी होते हैं। 2014 में इनको जीआई टैग, जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया था। मेमांग नारंग ये गारो हिल से प्राप्त होते एक छोटा सा खट्टा दुर्लभ साइट्रस फल होता है। आधुनिक साइट्रस फलों का पूर्वज माना जाता है। खट्टा सा फल होता है छोटा सा, जिसको दिया गया था। खासी मंदारिन, खासी जयंतिया लुआइस हिल्स में ये बनाए जाते हैं। या नींबू विटामिन सी से भरपूर होता है। इनकी खेती के लिए यहाँ की अम्लीय मिट्टी और जलवायु उपयुक्त होती है। अम्लीय मिट्टी जब भी होगा तो वहाँ पर कैश क्रॉप्स आपको ज़्यादा दिखते हैं। गारो चुवीज ये क्या है? तो ये आपका चावल है। चावल से बनी पारंपरिक मादक पेय पदार्थ है। चावल से दरअसल में शराब बनाया जाता है। हिल एरिया में चूँकि ठंड होता है तो वहाँ पर आपको शराबों की परंपरा ज़्यादा दिखेगी। जैसे हिमाचल में भी शराब से बनाए जाते हैं, चावल से शराब बनाए जाते हैं। उत्तराखंड में भी है, जम्मू कश्मीर में भी है। नॉर्थ ईस्ट के भी अलग अलग राज्यों में चावल से या वहाँ के जो मुख्य उत्पाद होते हैं उनसे कुछ मादक पेय पदार्थ बनाए जाते हैं। सामाजिक समारोहों में इसका उपयोग किया जाता है बड़े स्तर पर। गारो टेक्सटाइल, गारो हिल्स में ये बनाया जाता है। पारंपरिक करघों पर प्राकृतिक रेशों से बने कपड़े के पहाड़ों, नदियों, सितारों के प्रकृतात्मक पैटर्न को दर्शाते हैं। इनसे डकमांग महिलाओं को निचला वस्त्र और गताम पुरुषों का निचला वस्त्र बनाया जाता है। गारो टेक्सटाइल, इसको भी जीआई टैग प्राप्त है। मेघालय की जनजातियाँ, जैसे गारो जनजाति के बारे में मैंने आपको बताया, ये तिब्बत बर्मन नस्ल के होते हैं। पिछली बार बीपीएससी ने प्रीलिम एग्जाम एक सवाल पूछा था, मंगोलियाइड जनजाति को लेकर के सवाल पूछा था कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लोग किस नस्ल से बिलोंग करते हैं। तो मंगोलियाइड नस्ल होते हैं। मंगोलियाइड जो आप चाइनीज़ नस्ल जानते होंगे, वो जो नस्ल होता है उसी के समतुल्य होते हैं मंगोलियाइड। मंगोलियाइड वही होते हैं जो आपको दिखते हैं, जिनमें नाक छोटी होती है, मुख्य रूप से आँख छोटे होते हैं, वो होते हैं मंगोलियाइड। ठीक है। गारो तिब्बत बर्मन नस्ल के मूल होते, जिनका मूल तिब्बत से माना जाता है। गारो हिल्स पश्चिम मेघालय मुख्य रूप से निवास करते हैं। ये असम और बांग्लादेश के कुछ हिस्सों में भी पाए जाते हैं। 2011 की जनगणना के हिसाब से इनकी जनसंख्या करीब में 20 लाख है, 20 लाख मानी जाती है। इनके भोजन के बारे में जानने की आवश्यकता नहीं है। खासी जनजाति के बारे में जानते हैं। खासी प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड मनखमेर नस्ल के वंशज होते हैं। उसमें भी सब होते हैं, नस्ल में भी सब डिवाइड करते हैं हम उसको। यह खासी हिल्स मध्य मेघालय मुख्य रूप से निवास करते। 2011 की जनगणना के हिसाब से 17.2 लाख है इनकी आबादी। और इनके शासन व्यवस्था, इनका अपना कानून व्यवस्था सब कुछ है, क्योंकि ऑटोनोमस हिल्स का दर्जा प्राप्त है इन्हें। जयंतिया भी प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड मखमेर नस्ल से बिलोंग करते हैं। खासी से निकटता रखते हैं। इन्हें पनार भी कहा जाता है। ये आपसे पूछ सकता है कि किस जनजाति को एक पनार नाम से भी जाना जाता है, तो जयंतिया जनजाति को माना जाता है। अन्य है जैसे हजोंग और बियाटे जनजाति भी अन्य जनजातियों में आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, इंडिया पॉपुलेशन हैज़ हिट 146.39 करोड़। यूएनएफपीए ने ऐसा बोला है। यूएनएफपीए का ये बताया गया है कि भारत की जनसंख्या 146.39 करोड़ तक पहुंच सकती है। ये बहुत ही बड़ा आंकड़ा है। भारत सरकार भी सेंसस करवा ही रही है। पिछले वीडियो मैंने आपको सेंसस के बारे में, उसके महत्व के बारे में डिटेल में समझाया है, तो उसको भी देख लीजिएगा जो पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है तो। और इसको भी देख लेते हैं, टोटल फर्टिलिटी रेट, उसको भी ज़रा हम लोग आज डिटेल में समझेंगे कि क्यों 2.1 ही होना चाहिए टोटल फर्टिलिटी रेट। अगर आपको जनसंख्या को अस्थाई रखना है तो ना तो इससे कम होना चाहिए, ना तो इससे ज़्यादा होना चाहिए। 2.1 ही क्यों होना चाहिए, इसको भी ज़रा हम लोग समझेंगे। टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होता है उसको भी ज़रा हम लोग समझेंगे। और ये भी देखेंगे कि आबादी बढ़ने का क्या कारण बताया गया है। जनसंख्या का आंकड़ा यूएनएफपीए ने बताया है कि संयुक्त राष्ट्र की नई रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल 2025 तक भारत की जनसंख्या 146.39 करोड़ तक पहुंच गई है। यानी कि हम वर्तमान में 146 करोड़ भारतीय हो चुके हैं। मुबारक हो आपको। यह भारत को विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बनाता है, जो 2023 में चीन को पीछे छोड़ चुका है। हमने चीन को
2023 में ही पीछे छोड़ दिया था। 2023 में ही हम चीन को पीछे छोड़ चुके हैं। उस समय हमारी आबादी लगभग में 143 करोड़ पहुंची थी, जबकि चीन का 142 करोड़ है। तो वर्तमान में 146 पहुंच गए हैं, और जिस हिसाब से हम लोग मेहनत कर रहे हैं 150 करोड़ भी हम जल्द ही पहुंच जाएंगे। यह भारत को विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बनाता है। कुल प्रजनन दर में कमी आई है। देखिए, जनसंख्या भले हमारी 146 करोड़ हो गई है, और इसमें कोई ख़राब चीज़ भी नहीं है कितनी ज़्यादा क्यों हो गई है। हर देश में एक न एक बार पॉपुलेशन बूम होता है। पूरी दुनिया में पॉपुलेशन कम हो रहे हैं। यूरोपीय देश और जापान जो है वो बहुत ज़्यादा जूझ रहे हैं इस समस्या से कि उनके यहाँ नए पॉपुलेशन रेट जो है बढ़ने का वो बहुत ही ज़्यादा कम हो गया है। वो नए विवाहित कपलों को छुट्टियां देते हैं, बोनस देते हैं, ताकि आप बच्चे पैदा करने की तरफ भी ध्यान दिए। बहुत बड़ा समस्या है समाज का भाई कि लोग ना धीरे धीरे करके पूरी दुनिया में युवा पॉपुलेशन कम होता जा रहा है। टोटल फर्टिलिटी रेट गिर गया है भारत का भी, 1.9 तक गिर गया है, जो कि नहीं होना चाहिए। 1.9 कम से कम 2.1 जरूर होना चाहिए, जिसको रिप्लेसमेंट लेवल कहा जाता है। यूपीपीएससी ने प्रीलिम एग्जाम एक बार सवाल पूछा कि टोटल फर्टिलिटी रेट में प्रतिस्थापन का स्तर कितना % होना चाहिए, तो 2.1 होना चाहिए, ना कि 1.9 या 2.4 या 7 होना चाहिए। क्या होता है ये टोटल फर्टिलिटी रेट, उसको मैं अलग से डिटेल में अभी समझाऊंगा आपको, आप उसकी चिंता कतई मत कीजिएगा। 2.1 ही क्यों होना चाहिए ये भी मैं आपको समझा दूंगा। प्रतिस्थापन दर, रिप्लेसमेंट लेवल, जो प्रत्येक पीढ़ी को अपनी जनसंख्या को बनाए रखने के लिए चाहिए होती है कि जनसंख्या कम ना हो, इसके कारण से 2.1 रखना होता है। ये बहुत ही ज़रूरी होता है, इसी के लिए इसको रिप्लेसमेंट लेवल कहा जाता है। TFR का 2.1 से नीचे होने का यह संकेत देता है कि भारत में जन्म दर में कमी आ रही, जिसके परिणाम स्वरूप भविष्य में जनसंख्या स्थिर हो सकती है या घट सकती है, या दीर्घकालिक रूप से श्रम शक्ति और आर्थिक विकास पर प्रभाव डाल सकता है। UN का ही एक रिपोर्ट है जिसमें ये बताया गया है कि 2099 तक पहुँचते पहुँचते भारत की आबादी कम होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि आबादी का जो रिप्लेसमेंट लेवल है, वृद्धि दर, वो बहुत ही कम हो रहा है। UNFPA रिपोर्ट के अनुसार भारत सहित कई देशों में लोग अपने प्रजनन लक्ष्यों को प्राप्त करने में असमर्थ हैं। वास्तविक संकट बताया गया है न कि अधिक जनसंख्या या कम जनसंख्या का। रिपोर्ट प्रजनन स्वायत्तता पर जोर देती है, जिसमें व्यक्ति स्वतंत्र और सूचित निर्णय ले सके। यह दर्शाता है कि स्वास्थ्य सेवाओं, जागरूकता की कमी के कारण लोग परिवार नियोजन के अपने लक्ष्यों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। सामाजिक और नीतिगत सुधार की आवश्यकता को रेखांकित किया गया है। आयु संरचना की अगर भारत में बात करें इस रिपोर्ट के अनुसार, तो 0 से 14 वर्ष के अभी भारत में 24% आबादी है। 0 से 14 वर्ष की, यानी कि बच्चे हैं 14 वर्ष तक तो बच्चे ही होते हैं। 14 वर्ष की आयु के 24% आबादी है, यानी कि ये जब बढ़ेंगे तो हमारे पास अभी तो कार्यशील आबादी है। अभी 10-20 वर्षों तक, 25 वर्षों तक कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। 10 से 19 वर्ष में 17% आबादी है भारत की, और 10 से 24 वर्ष की उम्र में 26% आबादी है भारत की। यानी भारत के पास में यंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। यंग पॉपुलेशन कर क्या रहा है ये जरूर सोचने की बात है। 65 वर्ष उससे अधिक आयु 7%, जो आने वाले दशक में बढ़ने की उम्मीद की जा रही है। युवा जनसंख्या का बड़ा हिस्सा भारत के लिए जनसांख्यिकी लाभांश है, जिसको डेमोग्राफिक डिविडेंड का अवसर कहा जाता है। इसके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के अवसरों में भारत सरकार जितना ज़्यादा निवेश करेगी, उतना ही ये जो आबादी है हमारे पास, युवाओं की इतनी बड़ी आबादी है, ये कुछ काम कर सकेंगे, न तो अपना करियर रील बनाने में ढूंढेंगे। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 2025 में पुरुषों के लिए 71 वर्ष है, महिलाओं के लिए 74 वर्ष है। 74 वर्ष है जीवन प्रत्याशा का मतलब मिनिमम इस एज तक तो लोग जी रहे हैं। ये इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि हमने लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने में सफलता प्राप्त की है। स्वास्थ्य ढांचा भी हमारा पहले की तुलना में तो सुधरा ही है। TFR पड़ोसी देशों की तुलना करें तो अफगानिस्तान में 4.7 है, यानी कि अफगानिस्तान में अगर इकोनॉमिक कंडीशन सही हो जाए, वहाँ पर अन्न की उपज और फसल सही हो जाए, तो अफगानिस्तान की आबादी बूम कर जाएगी, डबल से भी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ जाएगी। पाकिस्तान का भी 3.5 है, बांग्लादेश का 2.1 है, नेपाल का 1.9, श्रीलंका 1.9, भूटान 1.4, चीन का 1 हो गया है, यानी कि चीन की आबादी बहुत तेज़ी से गिर जाएगी अब, है ना। टोटल फर्टिलिटी रेट को भी हम लोग समझेंगे। भारत और श्रीलंका जैसे देशों में TFR प्रतिस्थापन स्तर से नीचे है, जो जनसंख्या स्थिरीकरण की ओर इशारा करता है। अफगानिस्तान पाकिस्तान में उच्च है, जो जनसंख्या बूम करने की ओर इशारा करता है। सामान्य तौर पर यह भी देखा गया है कि जब समाज विकसित होता है, जब शिक्षित होता है, जब देश की इकॉनमी बढ़ती है, ग्रोथ करती है, जब डेवलप्ड होती है, तो वहाँ पर टोटल फर्टिलिटी रेट कम हो जाता है अपने आप ही।
और जो गरीब देश होते हैं, जहाँ पर संसाधनों की कमी होती है, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, जहाँ पर संसाधनों की कमी होती है वहाँ पर TFR अधिक देखा गया है। ये भी एक सच्चाई है, ये रिवर्स दिखेगा आपको, लेकिन 9th के ज्योग्राफी में जनसंख्या करके एक चैप्टर है, जहाँ पर आप अगर पढ़ेंगे तो आपको अद्भुत आंकड़े सामने आएंगे कि गरीब देशों में और अल्प विकसित देशों में TFR ज़्यादा होता है, और जो विकसित देश होते हैं, डेवलप्ड देश होते हैं, उसमें TFR कम हो जाता है। भविष्य की अनुमानित जनसंख्या, भारत की जनसंख्या 170 करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है, जो लगभग 40 वर्षों में घटने भी लग जाएगी। 2021 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 2021 में जनगणना हुई ही नहीं है। 2023 में जो रिपोर्ट आया था उसके अनुसार से 143 करोड़ उस समय थे हम, और वर्तमान में हम 146 करोड़ पार कर चुके हैं पिछले ही महीने। TFR क्या होता है, टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होता है, तो देखिए इसको समझाता हूँ मैं। TFR यानी टोटल फर्टिलिटी रेट एक ऐसी संख्या है जो बताती कि एक औरत अपने जीवन में औसतन कितने बच्चों को जन्म देती है। औरत का जीवन से ज़्यादा है, औरत का जो बच्चे पैदा करने की कैपेसिटी होती है लगभग में 49 वर्ष तक मानी जाती है। वो भी कम हो गया है धीरे धीरे करके मॉडर्न लाइफ स्टाइल के कारण। कई जगहों पर 41 भी आपको लिखा हुआ दिखेगा। मेनोपॉज की जो स्थिति होती है, जिसके पश्चात महिलाएं बच्चे पैदा नहीं कर पाती हैं, उतने दिनों में उन्होंने कितने बच्चों को जन्म दिया, औसतन इसी को टोटल फर्टिलिटी रेट कहा जाता है। पुरुषों में फर्टिलिटी जीवन भर बना हुआ रहता है, पुरुष जीवन भर बच्चा पैदा करने की क्षमता रखते हैं, लेकिन महिलाओं में ये एक सीमित आयु तक ही होता है। 15 से 49 वर्ष तक इसको माना जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अगर किसी देश का TFR 2.1 है तो इसका मतलब है कि वहाँ की हर औसत महिला 2.1 बच्चे को जन्म देगी। 2.1 का मतलब क्या है, देखिए जरा, मैं यही समझाना था मुझे आपको। अगर 2 बच्चा किसी देश में जन्म ले रहा है, जैसे चीन ने एक पॉलिसी लाई जिसमें बताया कि सिंगल चाइल्ड का पहले पॉलिसी लाया, फिर उसको चेंज करके उसने 2 चाइल्ड का कर दिया, फिर उसको बाद में उसको हटाना पड़ गया इस पॉलिसी को। 2 बच्चे की अगर पॉलिसी लाई गई है, मान लीजिए उस देश में कितने हैं, तो 100 लोग हैं अभी वर्तमान में, 100 कपल हैं। 100 कपल ने मिल करके कितने बच्चे पैदा किए, तो 200 बच्चे पैदा किए। इस 200 में कितने होंगे पुरुष और कितनी महिलाएं, मान लीजिए 100 होंगे, 100 होंगे, ठीक है। फिर से 100 कपल ही बने। धीरे धीरे करके क्या होगा, ये आबादी स्थिर हो जाएगी और कम होने लग जाएगी। पुरुषों की आबादी हो सकता है ज़्यादा हो जाए, महिलाओं की आबादी ज़्यादा हो जाए, तो जो कपल बन रहे थे उनकी संख्या धीरे धीरे करके कम होने लग जाएगी। इसमें हमें डिस्टर्बेंस लाना है। डिस्टर्बेंस कैसे कर सकते हैं, 2.1 से, कि कोई आदमी 3 अगर कर लेता है, कोई आदमी 4 कर लेता है, कोई 1 ही करता है, तो इस प्रकार से ये रेशियो जो है ना वो बना हुआ रहेगा, कम नहीं होगा। जबकि 2 पॉइंट रखने पर, केवल अगर 2 रखेंगे हम TFR, तो धीरे धीरे करके कम होने लग जाएगा। लेकिन 2.1 रखने पर कम होने की संभावना नहीं होती है, आबादी स्थिर रहेगी, ज़्यादा बढ़ेगी भी नहीं, कम भी नहीं होगा, स्थिर आबादी रहती। इसीलिए फर्टिलिटी रेट को रिप्लेसमेंट लेवल 2.1 माना जाता है आइडियल, क्योंकि उससे ना तो आबादी कम होगी ना तो आबादी बढ़ेगी, स्थिर रहेगी। जबकि 2 में प्रबल संभावना है कि आने वाले 10 से 20 वर्षों में आबादी कम होने लग जाएगी। ओके, इसको जरूर ध्यान रखिएगा, TFR को जरूर ध्यान रखिएगा। 2.1 क्यों होना चाहिए, ये भी मैंने आपको समझा दिया है। अगला जो चैप्टर है वो है ओल्ड कॉन्टिनेंट राइजिंग। इसमें ये बताया गया है कि किस प्रकार से ट्रंप के कारण से जो अस्थिरता उत्पन्न हुई है उसने भारत, यूरोप या फिर भारत, दक्षिण पूर्व एशिया या फिर अलग अलग देशों को अपने व्यापार संबंधों को सुधारने के लिए प्रेरित किया है। क्योंकि अमेरिका की जो नीति, उसने कहीं ना कहीं वर्ल्ड ऑर्डर को धक्का दिया है कि आप अमेरिका के बिना भी सोचें, क्योंकि वो चाह रहा है कि अमेरिका की ही सोचें। लेकिन अब वो दुनिया नहीं रही शीत युद्ध के दौर का, जब देशों के पास संपत्ति नहीं थे, जब देशों के पास में इतना ज़्यादा आर्थिक सामरिक क्षमता नहीं था कि अमेरिका का विरोध कर सकें या फिर अपने स्तर से बढ़ सकें। इतना ज़्यादा ग्लोबलाइजेशन भी नहीं हुआ था। लेकिन अब वैसी परिस्थिति नहीं रही। अब अगर ट्रंप चाहेंगे कि उनके दबाव के कारण से सभी देश झुक करके उनके पास आ जाएं, तो ऐसा नहीं होगा। अब बहुध्रुवीय वर्ल्ड है, मल्टीपोलर वर्ल्ड है। मल्टीपोलर वर्ल्ड में कभी भी किसी एक देश की क्षमता नहीं चल सकती है। तो यही चीज़ इसमें बताया गया, इस लेख में बताया गया कि भारत किस प्रकार से यूरोप के साथ में संबंधों को प्रगाढ़ कर रहा है। कोई संबंध हमारे यूरोप के साथ नए नहीं हैं, बहुत पुराने हैं। बहुत पहले से, जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई, उससे पहले से भी हम यूरोप के साथ में बहुत बड़े स्तर पर व्यापार करते थे।
और हमेशा हमारा यूरोप के साथ व्यापार सरप्लस में रहा है। उस सरप्लस व्यापार को कम करने के लिए, खराब करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को तरह तरह की नीतियां बनानी पड़ गई। यहाँ तक कि ब्रिटेन की एक महिला को भारत के बने हुए रुमाल रखने के लिए जेल में तक डाला गया था। तो इस प्रकार की पॉलिसी बनानी पड़ी। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि भारत के साथ उनका ट्रेड जो डेफिसिट है वो कम हो जाए। तो हमारा यूरोप के साथ में हमेशा से गहरा संबंध रहा है, व्यापारिक मामलों में तो हमेशा ही रहा है। तो अब धीरे धीरे करके वही संबंध फिर से उभारने की कोशिश की जा रही है ब्रिटेन के साथ। चूंकि ब्रिटेन अब यूरोपियन यूनियन से एग्जिट कर चुका है, तो ब्रिटेन के साथ हम अलग ट्रेड डील कर रहे हैं जो ऑलमोस्ट हो चुका है, और यूरोप के साथ में हम अलग ट्रेड डील कर रहे हैं जो ऑलमोस्ट हो चुका है। ट्रंप युग की अस्थिरता ने भारत को यूरोप, विशेष रूप से फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम जैसे देशों के साथ मजबूत संबंध स्थापित करने का अवसर दिया है। आज हम लोग यूरोपियन यूनियन के बारे में समझेंगे कि इसमें क्या क्या कहा गया है, कैसे बना, ये कैसे स्थापित हुआ, कौन कौन सदस्य हैं, कितने सदस्य हैं, यहाँ सभी चीज़ों को समझेंगे। प्रीलिम एग्जाम में यूरोपियन यूनियन से एक सवाल मान करके चलिएगा, पूछेगा। विदेश मंत्री वहाँ पर गए हैं, वहाँ पर उन्होंने बहुत जोर दिया कि भाई मल्टीपोलर वर्ल्ड है, बहुत सारी संभावनाएं हैं, बहुत सारा पोटेंशियल। यूरोप भी हमें पॉजिटिव एंगल से देखता है। क्यों देखता है? यूरोप भारत को स्वतंत्र, भरोसेमंद साझेदार के रूप में देखता है। खासकर रूस यूक्रेन संकट और अमेरिका चीन तनाव के बीच में भारत को एक तटस्थ और सही देश देखता है। दरअसल में हुआ क्या, मैं बताता हूँ। भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसे वो अमेरिका का पिछला गू नहीं बना। जो जो उसने बोला वही वही हमने नहीं किया। उसने बोला कि रूस से तेल मत लो, तो सारे यूरोपीय देशों ने बोला कि हम तेल नहीं लेंगे, है ना, और इनडायरेक्टली ले भी रहे थे। भारत ने बोला कि हम तेल लेंगे। अब अमेरिका क्या बोल रहा है कि हम रूस के साथ में बातचीत कर रहे हैं, जो यूक्रेन का हिस्सा रूस ने कब्जाया है वो यूक्रेन को छोड़ देना चाहिए, इस प्रकार की बातचीत करते। यूरोप को ये चीज़ महसूस हुआ कि अमेरिका की नीति केवल अमेरिका के लिए होती है, वो कभी भी यूरोप या किसी और देश की भलाई के लिए नहीं हो सकता है। ये चीज़ तो भारत पहले से बोलता आया कि अपना इंटरेस्ट देखो, अमेरिका का मत देखो, किसी का पिछला गू मत बनो। इसलिए हमारे संबंध अब धीरे धीरे करके सुधार रहे हैं। जो भारत का रूस और यूक्रेन मामले में स्टैंड था, धीरे धीरे करके यूरोपियन देश जो है इनडायरेक्टली, अभी तो डायरेक्टली नहीं बोला उन्होंने, वो भी इसी स्टैंड की तरफ में आएंगे और जल्द ही ये युद्ध भी आपको बंद होता हुआ दिखेगा। यूरोप के साथ भारत के बढ़ते वैश्विक भू राजनीति में संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं। भारत की तटस्थता और स्वतंत्र नीतियों ने उसे एक महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में जगह दिलाया है पूरे दुनिया में ही, और यूरोप भी इस चीज़ को मानता है और ब्रिटेन भी इस चीज़ को मानता है। भारत यूरोप स्वतंत्र व्यापार समझौता FTA पर काम चल रहा है और इसी FTA पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं। इस FTA के माध्यम से बहुत सारी चीज़ों में हम लोगों को बढ़त प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि हम ट्रेड सरप्लस में है यूरोप के साथ में। वस्त्र हम बहुत अच्छा बनाते हैं, ये हम बेचते हैं उसको। खाद्य सामग्री हो गया, जेम्स एंड ज्वेलरी हो गया, इंजीनियरिंग गुड्स हो गए, तेल भी हम लोग यूरोप को बेचते हैं। रूस से हम कच्चा तेल लेते, उसको रिफाइन करके हम यूरोप को बेचते थे। यूरोपीय संघ के बारे में ज़रा देखते हैं। यूरोपीय संघ 27 यूरोपीय देशों का एक राजनीतिक और आर्थिक संगठन है जिसकी स्थापना 1993 मैस्ट्रिच संधि के माध्यम से इसकी स्थापना हुई है। मास्ट्रिच भी उसको कहा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों के बीच आर्थिक एकीकरण, शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देना है। दरअसल में हुआ क्या, पूरे दुनिया में इन्होंने उत्पात मचाए इन यूरोपीय देशों ने। बेल्जियम, फ्रांस, ब्रिटेन सब ने, और सोचा कि भाई पूरी दुनिया को हमने बांट दिया है, भारत पाकिस्तान बना दिया है, अब वो लोग लड़ेंगे, अब हम लोग ऐसा करते हैं, हम लोग एक हो जाते हैं। केवल राजनीतिक सीमा रखते हैं, बाकी सभी सीमाओं को मिटा देते हैं। और इन सभी होशियार देशों ने मिलकर के एक संगठन बनाया जिसका यूरोपियन यूनियन नाम दिया गया। इसका एक संसद भी है, अलग अलग देशों से लोग चुन करके आते हैं और अपने अपने देशों की बातचीत करते हैं। पूरे दुनिया में आग लगाने के बाद अपना घर बनाया इन्होंने बहुत अच्छा, वही है यूरोपियन यूनियन। मुख्यालय कहाँ पर है? तो ब्रसल्स बेल्जियम में है। बेल्जियम में पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री होता है सभी के लिए, मतलब कि बस, ट्रेन, इन सब में बैठें, फ्री होता है वो लगभग में। EU की संरचना, EU के प्रमुख संस्थान, यूरोपीय आयोग, यूरोपीय संसद, यूरोपीय परिषद, ये इसके अलग अलग संस्थाएं हैं। यूरोपीय आयोग नीतियों को लागू करने, कानून बनाने का काम करती है। काजा कल्लास इसके उपाध्यक्ष हैं, जैसा कि लेख में उल्लिखित किया गया है। EU एकल बाजार प्रदान करता है, जिससे सदस्य देशों के बीच माल, सेवाओं, पूंजी, लोगों की आवाजाही सुनिश्चित होती है। आपको EU जैसे यूरोप घूमने जाना, यूरोपियन यूनियन, एक का वीज़ा लेंगे तो सभी जगहों पर, अप्रॉक्स सभी जगहों पर आप जा सकते हैं। इसकी मुक्त आवाजाही भी होती है। EU की मुद्रा यूरो है, जिसे 19 सदस्य देशों ने अपनाया हुआ है। EU जलवायु परिवर्तन, डिजिटल परिवर्तन, वैश्विक सुरक्षा जैसे मुद्दों पर सक्रिय है और काम भी करता है। भारत EU के बीच 1960 के दशक संबंध है। 2004 में रणनीतिक साझेदारी की शुरुआत हुई। दोनों पक्ष व्यापार, रक्षा, जलवायु परिवर्तन, सभी प्रकार की चीज़ों में मिलकर के काम करते हैं।
ईयू की वैश्विक भूमिका, ईयू वैश्विक मंच पर एक महत्वपूर्ण शक्ति है और बहुत सारे संकटों में बयान भी देती रहती है, कर कुछ नहीं पाती है, सही बताऊं तो आपको। ठीक है, एक नया टॉपिक और है जिसको आप पढ़ लीजिए, जहाँ से सवाल पूछे जाने की संभावना बनती है। इंडिया फर्स्ट ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो दिल्ली में बनाया जा रहा है, दिल्ली में बनाया जाएगा। इसमें क्या बताया गया है कि जिसमें दिल्ली में भारत का पहला ई कचरा रिसाइकलिंग पार्क बनाने की घोषणा की गई है। ई कचरा यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो जनरेट होता है मोबाइल से, टीवी से, इलेक्ट्रॉनिक जो भी इक्विपमेंट हैं, जब वो ख़राब हो जाता है, जब वो काम का नहीं रहता है, तो जो वेस्ट जनरेट होता है उसी को ई वेस्ट कहा जाता है। ठीक है, यह कहाँ पर होगा? उत्तरी दिल्ली के होलंबी कला में ये जगह है, एक छोटा सा, जहाँ पर ये पार्क बनाया जाएगा। और बस यही जानना था आपको, इसमें और कुछ तो है नहीं, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। ई वेस्ट रिसाइकल पार्क देश का पहला कहाँ पर बनेगा? तो दिल्ली में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट एक और छोटा सा टॉपिक है जो एक केरला के तट के समीप में एक जहाज़ है जिसमें बहुत सारे कंटेनर थे। ये कोची से मुंबई जा रहा था। कुछ समय पहले भी यहाँ पर एक जहाज़ का हादसा हुआ था। कोची से मुंबई की यात्रा कर रहा था ये जहाज़ और सिंगापुर का इस पर झंडा लगा हुआ था। इसमें चीन के भी कई सारे नाविक सवार थे, तो उसमें आग लग गई और इस जहाज़ के जो अलग अलग कंटेनर हैं उसमें कुछ खतरनाक मटेरियल भी भरे हुए हैं, मेटल भी हैं, हैवी मेटल जैसी चीज़ें हैं जो बहुत ही बड़े स्तर पर जल रहा है। देखिए उससे क्या क्या पर्यावरणीय संकट पैदा हो सकती हैं। फिलहाल में आप इस जहाज़ का नाम ज़रूर ध्यान रखिएगा, कहाँ से कहाँ जा रहा था, किस देश का जहाज़ है, इसको भी ध्यान रखना है, प्रीलिम एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। केरल के कोझिकोड के बेपोर तट से 88 समुद्री मील दूर एक कार्गो जहाज़ में आग लग गई। जहाज़ का नाम MV वान हाई 503 है। MV वान हाई ये सिंगापुर में जहाज़ था, सिंगापुर का झंडा वाला जहाज़ है। यह घटना सोमवार को सुबह में हुई थी। आज कौन सा दिन है? आज बुधवार है। ठीक है, MV वान हाई 503 एक 270 मीटर लंबा कंटेनर जहाज़ है जो कोलंबो से मुंबई की ओर जा रहा था। कोलंबो से मुंबई की ओर जा रहा था। कोलंबो श्रीलंका में हो गया ना, वहाँ से मुंबई की ओर जा रहा था। मैंने शायद इससे पहले कोची से मुंबई बोल दिया था, तो उसमें सुधार कर लीजिएगा। ठीक है, लेकिन बीच में ही ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। तो इस जहाज़ का नाम MV वान हाई 503 इस जहाज़ का नाम है। सिंगापुर का झंडा लगा हुआ है, ये भी ध्यान रखिएगा। कहाँ पर हुआ है? तो बेपोर तट है कोझिकोड के समीप, केरल के पास में, तो वहाँ पर एक जहाज़ हादसाग्रस्त हो गया है। आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपने कुछ सीखा होगा, कुछ समझ में आया होगा आपको। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए।